बीजेपी भी कहती है कि 10 में से 10 जीतेंगे, जेजेपी कहती है 10 में से 10 जीतेंगे, कांग्रेस कहती है 10 में से 10 जीतेंगे। तो मतलब 30 सीटें तो है नहीं, 10-10 तीनों को बांट दी जाएं। सीटें 10 ही हैं, 10 के 10 सारे जीत रहे हैं। कांग्रेस तो तीनों प्रदेश भी जीत रही, तो नरवलगढ़ तो वही जाएगा जिसने नरवलगढ़ जान की बाढ़। मैं तो नारनौंद की जनता का कृतज्ञ हूँ, मैं एहसानमंद हूँ। नारनौंद की जनता ने, मेरे मालिकों ने 5वां हिस्सा मुझे बढ़ा करके दिया है। भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल पर वोट बढ़े हैं। आपने खर्ची पर्ची की बात की थी, अभी 2 दिन पहले रिजल्ट आया है और रिजल्ट में काफ़ी लोग लगे भी हैं। सरकार आपकी जो हरियाणा में सरकार है, कट्टर सरकार, वो दावा करती है कि देखिए हमने बिना खर्ची के, बिना पर्ची के नौकरी लगाई है। लेकिन कांग्रेस में एक नेता हैं जेपी जयप्रकाश, उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने दावे से कहा, ठोक के कहा, कहता पर्ची लेते थे हम। हमने कहा अभी हुड्डा सरकार में पर्ची चलती थी, कहता अभी नहीं, हुड्डा साहब नहीं लेते, मैं लेता था और आगे भी लेंगे। तो ये 2 चीज़ें रेसिप्रोकेट हो रही हैं कि एक सरकार कहती है कि भी हम बिना पर्ची के खर्चे काम करते हैं, वो इस बात में भी अपनी यूएसपी समझते हैं कि देखिए हम तो पर्ची लेते थे, लेंगे। आपका नज़रिया क्या, आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो जो ये राजनीतिक संस्कार है ना पुराना, जो ये थापी वाला और ये पर्ची वाला, अब ये जनता नकार दी। बीजेपी जाटों के लिए खूब कर रही है, जाट नेताओं को भी याद करती है, सम्मान देती है, पूरे समाज को, कम्युनिटी को याद रखती है, उनका हक जो है उनको देती है। फिर भी कहीं ना कहीं टीस नज़र आ जाती है। तो ये क्या है, ये लैप्स किस चीज़ का लैप्स है? लोग ये मानते हैं, ऐसा समझते हैं, जैसे पिछले दिनों ईडी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुला लिया, तो लोग ये भी कहते हैं, कहते भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के इशारे पे काम करेंगे और बीजेपी ऐसी पार्टी है जो अपनी टिकट तो देती है, साथ में कांग्रेस की टिकटें बीजेपी डिसाइड करती है। तो मतलब क्या बीजेपी इतनी पावरफुल पार्टी? नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। देश में चुनावी बिगुल बज चुका है। जिक्र है कि टिकट किसको मिलेगी और कैप्टन अभिमन्यु का नाम हिसार लोकसभा सीट से लिया जा रहा है। और मेरे साथ इस वक्त कैप्टन अभिमन्यु हैं, पूर्व में वित्त मंत्री रहे हरियाणा के, इनसे सवाल भी करेंगे। कैप्टन साहब, बहुत बहुत स्वागत। फौजी चुनाव के लिए कितने तैयार? फौजी तो हमेशा देश के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि आपकी पार्टी ने अनाउंस नहीं किया अभी तक, लेकिन चर्चाएं जो हैं आपके नाम की हो रही हैं। देखिए, चर्चाएं कुछ भी हों, हमारे यहाँ तो एक अनुशासन से बंधे हुए हम लोग हैं। और हम जहाँ चुनाव की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस लगन से काम करता है कि देश में मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बने, देश मजबूत हो, देश आगे बढ़े। और वही लगन वही हमारी प्रेरणा है। तो इसमें चर्चा से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम तो 10 के 10 कमल हरियाणा में खेलें और 400 पार एनडीए मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है, उस बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी और मजबूती के साथ फिर से प्रधानमंत्री बने। हमारे तो बस एक लगन यही है। बीजेपी ऐसे स्लोगन लेके आती है जो दिमाग में घर कर जाते हैं। अभी आपका एक स्लोगन आ गया, मोदी की गारंटी, मतलब जो मोदी ने बोल दिया वो गारंटी है। तो इसी के नाम पे चुनाव जीत जाएंगे? नहीं, वही बात लोगों का जचती है जिस बात में कोई ठोस वजन दिखाई दे। अब ये गारंटी कोई और देने लग जाए तो उनकी गारंटी कौन माने है? ये मोदी जी की गारंटी को आज इसलिए माना जा रहा है कि मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। धारा 370 जो अनुच्छेद 370 भारत के संविधान से, उसको खारिज करने की हिम्मत इस हिंदुस्तान में कोई कर सकते हैं तो मोदी जी ने करके दिखाया। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आता, आपने किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं कहा कि भाई मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा, कोई इशारा नहीं किया। ये बातें कहाँ से निकल के आती हैं? भाई हिसार लोकसभा सीट से सबसे मजबूत उम्मीदवार कैप्टन अभिमन्यु है, कैप्टन अभिमन्यु लड़ेंगे, कांग्रेस वाले जो है ना पाँव खींचते नजर आ रहे हैं। तो ये सुरसराहट कहाँ से शुरू होती है? देखिए, तो राजनीतिक क्षेत्र में जब लोग काम करते हैं तो उनकी चर्चाएं स्वाभाविक तौर पर आ जाती हैं। लेकिन मैं नारनौंद विधानसभा क्षेत्र, मेरा हिसार लोकसभा में आता है और मैं नारनौंद तक ही मैंने काम हमेशा सीमित रखा है। तो मुझे लगता है कि हमारे सांसद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे सांसद बृजेंद्र सिंह जी ने बड़ा अच्छा काम किया है। अगर आप तारीफ़ कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, पोस्टर लग गए थे उनके लापता के, है ना, वो बड़ी मुश्किल से मिले हैं जाके, अभी इलेक्शन आया तो थोड़े नज़र आ रहे हैं, तो उसको भी आप फेवर करेंगे? नहीं, बात यह है कि देखो, पोस्टर तो विपक्ष के लोग जो है वो अपना खेल खेलते रहते हैं। वो विपक्ष के लोगों को वो स्वतंत्र हैं। लेकिन जहाँ तक पार्टी की बात है, पार्टी अपना फैसला अपने तरीके से अपनी करेगी और हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी कार्यकर्ता हो, हमने तो कमल का फूल देखना है। कमल का फूल के ऊपर लोगों का मत पड़े और हमारे कमल के फूल 10 के 10 हरियाणा में खिले, उसमें हिसार भी हो, क्योंकि वहाँ की एक विधानसभा में एक कार्यकर्ता के नाते मैं काम करता हूँ। तो जैसे आपने कहा भी चर्चा भी अगर आई है तो उस विधानसभा में काम के कारण कहीं ना कहीं लोगों का स्नेह, लोगों का प्यार जो मिला है,
उसके कारण को चर्चा आई होगी, लेकिन हमारी जिम्मेदारी यही है कि लोकसभा में कमल का फूल खिलना चाहिए, उसके लिए हम काम करेंगे। अच्छा, ये समझ नहीं आता कि बीजेपी भी कहती है कि 10 में से 10 जीतेंगे, जेजेपी कहती है 10 में से 10 जीतेंगे, कांग्रेस कहती है 10 में से 10 जीतेंगे, तो मतलब 30 सीटें तो है नहीं, 10-10 तीनों को बांट दी जाएं, सीटें 10 ही हैं, 10 के 10 सारे जीत रहे हैं। कांग्रेस तो तीनों प्रदेश भी जीत रही थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी कांग्रेस एक तरफा जीत रही थी, लेकिन जीती, परिणाम आया तो भारतीय जनता पार्टी जीती। और जिस और पार्टी का नाम ले रहे हो वो भी राजस्थान में सरकार में भूमिका निभा रहे थे, लेकिन जो परिणाम आया तो भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट और प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। तो नरवलगढ़ तो वही जाएगा जिसने नरवलगढ़ जान की बाण, तो बात तो उसी की मानी जाएगी जिसने बात को पहले साबित करके दिखाया हो। 10 की 10 भाजपा के कमल के फूल खिले थे और 10 की 10 फिर खिलेंगे। कांग्रेस को तो पता है कहीं कोई कहानी नहीं है, देश के अंदर ही कांग्रेस खत्म हो गई है। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कहाँ है? ये तो कुछ गुट हैं, कुछ परिवार हैं जो वैसे ही धक्का लगा रहे हैं। ना तो इनके कहीं इनकी कोई राजनीतिक दल है, ना कोई इनका संगठन है, ना कोई इनके जिले के अध्यक्ष बने हुए हैं। तो 5-5 तो अध्यक्ष हैं पार्टी के, उससे ज़्यादा गुट है पार्टी में। पार्टी कहाँ है ये? मतलब इसीलिए बीजेपी फिक्रमंद नहीं है, मतलब कि भाई इनके गुट ही काफ़ी हैं, मतलब उनको जो बाहर निकालने के लिए आपको लगता है कि गुट काफ़ी हैं? ना ना, ऐसा नहीं है, ये तो उनकी अपनी कमजोरी है। भारतीय जनता पार्टी तो किसी भी चुनाव को हल्के से लेती नहीं है, और जनता सर्वोपरि है, जनता जनार्दन है, जनता भगवान है। तो इतने सब काम करते हैं वो जनता की सेवा के लिए करते हैं, देश की सेवा के लिए करते हैं। निश्चित तौर पर एक एक घर में भाजपा का कार्यकर्ता हाथ जोड़ करके, झोली फैला करके, सिर झुका करके मोदी जी के पक्ष में वोट मांगने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अहंकार में काम नहीं करता है, वो सिर झुका के काम करता है, क्योंकि वो कोई परिवार की राजनीति नहीं करता, वो किसी जाति बिरादरी के लिए काम नहीं करता, वो किसी एक भाषा, मत, पंथ, संप्रदाय या क्षेत्र के इलाके के लिए काम नहीं करता। उसने कोई भाई भतीजावाद, कोई गुंडागर्दी, कोई भ्रष्टाचार नहीं करना। या तो मेरिट के ऊपर नौकरी लगे, बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी लगे, और इस ऐसी सरकार बनाने के लिए भाजपा का कार्यकर्ता लगा रहता है। मैं इस पे भी आऊँगा, बिना खर्ची बिना पर्ची वाले पे। लेकिन कैप्टन साहब, आप वित्त मंत्री जब रहे थे तो इसमें कोई दो राय नहीं है, आपने काम भी खूब किए। नारनौल में आपने ज़बरदस्त काम किया, क्योंकि आप नारनौल से विधायक थे, फिर सूबे के मंत्री बन गए। इन कामों का आपको क्या लगता है कि राजनीति में लोग थैंकलेस होते हैं, थैंकफुल होते हैं, याद करते हैं, उन काम के बदले वोट मिलते हैं, जनता में ऐसा रहता है, या फिर जब चुनाव आता है तो मुद्दे बदल जाया करते हैं? नहीं, मैं मानता हूँ कि देश की जनता जो है वो बहुत समझदार है, और भारत में लोकतंत्र बड़ा मजबूत है, और किए हुए काम को जनता हमेशा याद रखती है। मैं इसलिए कहा, जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, जनता भगवान है। आज अगर चौधरी बंसीलाल जी ने काम किए थे तो लोग चौधरी बंसीलाल जी को उनके काम के लिए याद करते हैं। अगर चौधरी भजनलाल जी का व्यवहार अच्छा था तो लोग चौधरी भजनलाल जी को उनके व्यवहार के लिए याद करते हैं। अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा प्रदेश की सड़कों पर घूम घूम करके मेहनत किया करते थे तो हरियाणा की जनता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को उनकी मेहनत के लिए याद करती है। अगर चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपये पेंशन की शुरुआत की थी तो जनता उनको उनके किए हुए काम के लिए याद करती है। तो जनता ने कोई थैंकलेस नहीं है। मैं तो नारनौल की जनता का कृतज्ञ हूँ, मैं एहसानमंद हूँ कि हरियाणा प्रदेश में 2014 में हम जितने भी एमएलए साथी थे, नारनौल की जनता ने 2019 के चुनाव में जो हम चुनाव लड़ रहे थे दोबारा, उसमें 20% वोट बढ़ा के दिया है। तो 20% वोट तो 5 साल में तो एंटी इनकम्बेंसी भी हो जाती है, नाराज़गी भी हो जाती है, निराशा भी हो जाती है। तो उसके बाद वोट घटते हैं एंटी इनकम्बेंसी के कारण से। नारनौल की जनता ने, मेरे मालिकों ने 5वां हिस्सा मुझे बढ़ा करके दिया है। भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल पर वोट बढ़े हैं, तो ये जनता ने काम के लिए दिए हैं। मैं जहाँ भी नारनौल में गया हूँ, जिस भी गांव में गया हूँ, मैं काफ़ी विजिट करता रहता हूँ, ग्राउंड पे जाता हूँ, रियलिटी देखता हूँ। लोग ये कहते हैं कि ये आपके जो विरोधी भी हैं वो भी कहते हैं कि तभी कैप्टन ने सार्वजनिक काम खूब किए हैं, आपने कॉलेज भी बनाए, आपने आईटीआई बनाई, आपने पता नहीं क्या क्या बनाया, नई ऐसी चीज़ें बना दी, आपने मिनी सेक्रेटरीट तक बना के छोड़ दिए, खूब काम किए हैं। विरोधी मानते हैं ऐसा, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कई बार लोग पर्सनली देखते हैं कि तभी कैप्टन ने मेरी जेब में क्या डाला, मेरे घर में क्या डाला, ऐसी चीज़ों पे जाते हैं, या फिर लोग कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ जनता के लिए काम किया, हल्के के लिए काम किया? इन दोनों चीज़ों में फ़र्क कभी लगता है आपको? देखिए, ये सार्वजनिक काम तो सबके करने ही चाहिए, और मैं तो ये मानता हूँ कि पिछले 5 साल में जो नारनौल का विकास हम और नया
बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकते थे, उसका मुझे ज़िंदगी भर मलाल रहेगा कि मैं कहीं ना कहीं हमारे में कोई कमी रही। मतलब वो 30 है जो कभी वक्त पे पूरा करेंगे। वो 30 है मेरे इलाके का विकास जहाँ पहुँचना चाहिए था वो वहाँ नहीं पहुँच पाया, उस बात की मुझे निश्चित तौर पर 30 है। भाई ठीक है, मैं चुनाव नहीं जीता, जनता ने मुझे नहीं बनाया, तो मुझे कहीं ना कहीं व्यक्तिगत में समय मिला होगा, लेकिन मेरा इलाका जो पिछड़ा है, मेरा इलाका जो पिछड़ गया, और आज हमारी सरकार थी, हमारी सरकार में जो काम हो सकते थे उसका तो मलाल देखो ज़िंदगी भर रहेगा। और काम करने वाला आदमी को, और काम सामने संभावना हो और वो ना होता दिखे, तो उसका दर्द जिसने करके दिखा रखा हो वो दर्द तो है। लेकिन जहाँ तक निजी और व्यक्तिगत कामों की बात है, भाई जितने हो सकते हैं, जिसके भी जो काम हो सकते हैं करने चाहिए, करने की कोशिश खूब की, बहुत की, लेकिन सबके तो हो नहीं सकते, इसलिए कुछ लोग नाराज़ भी होंगे, निराश भी होंगे। और जिसने कुछ काम हमारा सहयोग कर रखा है, जो हमारा साथी है, और उसका काम नहीं कर पाएंगे तो उसका नाराज़ होने का अधिकार भी है। तो इसलिए मैं उस चीज़ को गलत नहीं मानता। काम सार्वजनिक तो अधिकार जनता का है और जनप्रतिनिधि का धर्म है, फर्ज है, और व्यक्तिगत और निजी काम भी जितने अधिक से अधिक हो सकें, जो सही काम है वो तो होने चाहिए, जो उनके वाजिब काम है, जायज़ काम है, और वो कहीं प्रशासन में कहीं अटक रहे हैं, उसको कराने का जिम्मेदारी है, बिल्कुल कराने चाहिए। तो अब फिर भी कोई रह जाते हैं तो ठीक है, कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा हो। अच्छा, अभी आपने खर्ची पर्ची की बात की थी, अभी 2 दिन पहले रिजल्ट आया है और रिजल्ट में काफ़ी लोग लगे भी हैं। सरकार आपकी जो हरियाणा में सरकार है, खट्टर सरकार, वो दावा करती है कि देखिए हमने बिना खर्ची के, बिना पर्ची के नौकरी लगाई है। लेकिन कांग्रेस में एक नेता हैं जेपी जयप्रकाश, उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने दावे से कहा, ठोक के कहा, कहता पर्ची लेते थे हम। हमने कहा अभी हुड्डा सरकार में पर्ची चलती थी, कहता अभी नहीं, हुड्डा साहब नहीं लेते थे, मैं लेता था और आगे भी लेंगे। तो ये दो चीज़ें रेसिप्रोकेट हो रही हैं कि एक सरकार कह रही है कि भी हम बिना पर्ची के खर्चे काम करते हैं, वो इस बात में भी अपनी यूएसपी समझते हैं कि देखिए हम तो पर्ची लेते थे, लेंगे। आपका नज़रिया क्या, आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो जो ये राजनीतिक संस्कार है ना पुराना, जो ये थापी वाला और ये पर्ची वाला, अब ये जनता नकार चुकी है। नई पीढ़ी जो है ये झूठी थापी को और ये पर्ची खर्ची के कल्चर को अब बहुत पीछे छोड़ चुकी है। और जो नेता आज भी उस झूठी थापी और पर्ची खर्ची के फेर में घूम रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जनता की नब्ज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। तो बहुत नई पीढ़ी जो है वो साफ़ सुथरा प्रशासन चाहती है, पारदर्शी शासन चाहती है, वो ईमानदार सरकार चाहती है। अच्छा, मुझे ध्यान है कैप्टन साहब, जब आप मंत्री रहे थे तो हिसार एयरपोर्ट का जिसका अक्सर जिक्र आता है कि भाई मुख्यमंत्री 2 बार उद्घाटन कर चुके हैं, ना कोई प्लेन टेक ऑफ करता है, ना कोई लैंड करता है, वो जो कलम चली थी वो शुरुआत आपने की थी। क्रेडिट लेने को बहुत लोग आए, दुष्यंत भी चौटाला भी कहते हैं कि देखिए जी हमने इसकी बड़ी जो है इसमें प्रोग्रेस की है, और दीपेंद्र हुड्डा भी कहते हैं जी हमारी सरकार में जो जब हम लोग थे तब हमने रोड का, रेल का और एयरपोर्ट की जो बात की थी, हम तो और भी अच्छा इससे करना चाह रहे थे। ये सपना सा अधूरा सा नहीं लगता कि आपने जिसकी नींव रख दी थी वो सपना आज भी अधूरा है, क्रेडिट कोई और ले रहा है? देखो, मैं एक बात बता दूं कि जो दीपेंद्र जी कहते हैं कि एयरपोर्ट की बात बिल्कुल गैर वाजिब है। उन्होंने कभी हिसार एयरपोर्ट को लेकर कोई गंभीर संजीदा प्रस्ताव रिकॉर्ड पर कभी नहीं दिया, ना मिला। हाँ, वो चर्चा करते थे भाई यहाँ झज्जर में कभी एयरपोर्ट, कभी मोखरा मदीना में एयरपोर्ट, कभी मैनी बहरों और मैम के पास में एयरपोर्ट, चर्चाएं चलती थी, हवाई चर्चाएं चलती थी। कभी कोई गंभीर प्रस्ताव उन्होंने एयरपोर्ट का लिया नहीं। और यहाँ तक कि जो रोहतक हिसार के बीच की रेलवे लाइन है, उसकी केवल कागज़ पे मंजूरी कराई थी, 1 रुपया भी उसके लिए नहीं दिया था। उसका पैसा भी हमने अलग प्रावधान कर करके हरियाणा प्रदेश के खजाने से पैसा दे करके और रेलवे लाइन पूरी करवाई। उसके बाद हिसार एयरपोर्ट की पूरी योजना प्रारंभ से लेकर के कि इस हवाई पट्टी जो थी, इस हवाई पट्टी का विस्तार करना कि जिसके ऊपर बड़े एयरक्राफ्ट लैंड कर सकें, हमने अपने कार्यकाल में उसको पूरा करा। हमने एयरपोर्ट टर्मिनल बनाने का काम पूरा करा। हमने भारत सरकार की उड़ान स्कीम की योजना में यहाँ पर उड़ान की फ़्लाइट्स को लाने का, मंजूरी दिलाने का काम पूरा करा। वो ठीक है कि उसके बाद जो काम जिस स्तर पर आगे बढ़ना चाहिए था उस स्तर तक कोशिश करी होंगी, लेकिन उस स्तर तक वो काम नहीं बढ़ पाया। 3800 एकड़ ज़मीन अपनी कलम से बतौर रेवेन्यू मिनिस्टर इस एयरपोर्ट के नाम, जो कि कुछ
100-150 एकड़ ही ज़मीन थी, 3800 एकड़ ज़मीन इस एयरपोर्ट के नाम पर ट्रांसफ़र कराने का काम हमने किया और 3200 एकड़ के करीब ज़मीन एयरपोर्ट के लिए मुकर्रर कर देने का, तय करने का नीतिगत निर्णय भी अपनी सरकार के कार्यकाल में कर दिया। और हाई स्पीड रेलवे लाइन का प्रस्ताव लेकर के मुख्यमंत्री जी के साथ में स्वयं मैं दिल्ली के दोनों एयरपोर्ट को जोड़ने की हाई स्पीड रेलवे लाइन होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त इस एयरपोर्ट को कामयाब बनाने के लिए जो इंटरनेशनल कंसल्टेंट थे कि इसके अंदर हम किस प्रकार से एयरपोर्ट में हम लॉजिस्टिक्स का हब इसके साथ कंबाइन करें, तो इंटरनेशनल एक जो कार्गो का एक हब बन करके ये आए, एमआरओ का एक हब बन करके आए, एरो सिटी का एक प्रोजेक्ट जो है ये सारा हमने अपने कार्यकाल में बनाया था। और जिस तेज़ी से ये काम होना चाहिए था, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इसमें काम हुआ होगा, मैं नहीं कह सकता, लेकिन काम जिस तेज़ी से होना चाहिए था वो गुंजाइश है। आपका एक और ड्रीम प्रोजेक्ट था, आपकी ये कल्पना थी, परिकल्पना थी, या आपका सपना था कि भाई नारनौल जो क्षेत्र है यहाँ से भी एक रेल लाइन गुजरे और जींद को कनेक्ट करे हाँसी से, और फिर जब हाँसी कनेक्ट होगा तो वो राजस्थान से भी कनेक्ट होगा, पंजाब से भी कनेक्ट होगा, आपका क्षेत्र जो है दिल्ली से भी कनेक्ट होगा। उसका स्टेटस क्या है अभी? देखिए, हाँसी जींद रेलवे लाइन का सर्वे मंजूरी करा करके और उसका पूरा बजट बन करके लगभग मुझे याद है 780 करोड़ रुपए के करीब का उसका पूरा बजट, वो सारी काम सारी तैयारी हमने करवा दी थी। और ये रेलवे लाइन के पक्ष में स्वयं मुख्यमंत्री जी भी थे और हमने हरियाणा सरकार की तरफ से भी इसके अंदर ग्रांट देने की मंजूरी भी सैद्धांतिक तौर पर हमने इसकी कर दी थी। अब उसके बाद जो है पिछले वही मैंने कहा कि जो काम बहुत आगे बढ़ जाने चाहिए थे, अब कुछ चीज़ों का मलाल जो है वो तो है मन में। तो मतलब वक्त का इंतजार है, कभी वक्त मिला तो ये चीज़ें पूरी होंगी? ये तो फिर बहुत सारी बातें हैं, वक्त मिलेगा तो निश्चित तौर पर कभी मौका मिलेगा और जनता मौका देगी, पार्टी मौका देगी, तो निश्चित तौर पर पुराना हिसाब किताब करेंगे पूरा। अच्छा, एक कैप्टन साहब, लोग ये मानते हैं, ऐसा समझते हैं, जैसे पिछले दिनों ईडी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुला लिया, तो लोग ये भी कहते भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के इशारे पे काम करेंगे और बीजेपी ऐसी पार्टी है जो अपनी टिकट तो देती है, साथ में कांग्रेस की टिकटें बीजेपी डिसाइड करती है, तो मतलब क्या बीजेपी इतनी पावरफुल पार्टी? देखिए, ये तो मैं इस बारे में तो नहीं कह सकता। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और जनता में सर्वाधिक लोकप्रिय जन नेता पूरे विश्व में मोदी जी है। लेकिन कोई कि कांग्रेस की टिकट भी बांटेंगे, कांग्रेस ख़त्म हुई पड़ी है। कांग्रेस के पास खुद के पास ही आज कुछ है ही नहीं। कांग्रेस के पास पूरे हरियाणा में टिकट, लोकसभा की टिकट लेने वाले लोग तो है नहीं, तो कहाँ वो टिकट बांटेंगे, कौन उनकी टिकट बांटेगा? उनके आपस में गुटों में इतनी लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी है कहाँ? हमें तो कांग्रेस पार्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही। हमें तो कहीं पर किसी इलाके में कोई नेता शोर मचा रहा है, किसी इलाके में कोई नेता शोर मचा रहा है, कोई किसी बिरादरी का ठेकेदार बना हुआ है, कोई किसी बिरादरी का ठेकेदार बना हुआ है। हरियाणा की जनता से किसी को लेना देना नहीं है, हरियाणा के नौजवानों से किसी को लेना देना नहीं है। सारी राजनीति उनकी नकारात्मक है। एक भी कोई पॉजिटिव एजेंडा लेकर के जनता के बीच में नहीं गए, एक भी कोई मुद्दा लेकर के जनता के बीच में नहीं गए। कोई अगर किसी वर्ग का अपना कोई आंदोलन है उसमें जाकर के सवारी करने की कोशिश करते हैं। शुद्ध तौर पर कोई राजनीतिक संघर्ष कांग्रेस पार्टी ने आज एक दल के नाते नहीं किया। अपना संगठन तो बना नहीं सकते, अपना वो कोई विचारधारा को लेकर जनता में जा नहीं सकते, तो कहाँ है पार्टी? देश के बड़े नेता हुए हैं चौधरी चरण सिंह, उनको जाट नेता के तौर पे देखें, किसान नेता के तौर पे देखें, आपकी पार्टी ने फैसला लिया है कि उनको भारत रत्न दिया जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि चुनाव में इसका फ़ायदा बीजेपी को कितना हो सकता है? सर्वेश जी, ये फैसला मेरी पार्टी का नहीं है, मेरी पार्टी के नेताओं की केंद्र सरकार का फैसला है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के किसानों को, दुनिया के किसानों को आज एक बहुत बड़ा सम्मान दिया है कि उनको भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मान दिया है, मुझे आज लगता है कि जो मोदी जी ने ये जो भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म श्री और पद्म भूषण जो पुरस्कार हैं, इनके सही सार्थक मायने देश की जनता के सामने रख दिए हैं कि कर्पूरी ठाकुर जैसे पिछड़ों के नेता कितने सालों तक नज़रअंदाज हुए, आज उनको भारत रत्न मिल रहा है। MS स्वामीनाथन जिन्होंने इतनी देश की सेवा की, उनको भारत रत्न का पुरस्कार, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न का पुरस्कार आज मिला है। तो मोदी जी ने देश के किसानों को जो सम्मान दिया, चौधरी चरण सिंह जी केवल एक जाट नेता नहीं थे, वो चौधरी चरण सिंह जी देश के किसानों की, कृषि अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने बड़ी पुस्तकें लिखी थी,
उनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज़ ने शोध किए थे। बहुत पहले उनको सम्मान मिलना चाहिए था। कांग्रेस ने तो उनका शोषण किया था। कांग्रेस तो उनको किसान घाट पे जगह देने को तैयार नहीं थी। कई बार ये नहीं लगता कैप्टन साहब की बीजेपी जाटों के लिए खूब कर रही है, जाट नेताओं को भी याद करती है, सम्मान देती है, पूरे समाज को, कम्युनिटी को याद रखती है, उनका हक जो है उनको देती है, फिर भी कहीं ना कहीं टीस नजर आ जाती है। तो ये क्या है, ये लैप्स किस चीज़ का लैप्स है ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग का सम्मान करती है। चौधरी चरण सिंह को एक महापुरुष के नाते सम्मान मिला है, कर्पूरी ठाकुर जी को महापुरुष के नाते सम्मान मिला है। ऐसे ही जो भारतीय जनता पार्टी हमारी दल है, चाहे वो कोई 36 का 36 बिरादरी को साथ लेकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की नीति पर चलती है और हमेशा मान सम्मान दिया है। अगर आपने जाट समाज की बात की तो उपराष्ट्रपति के आज पद पर आज किसान का बेटा चौधरी जगदीप धनखड़ जी, आज हमारा सम्मान बढ़ता है साहब। और जयंत चौधरी भी आ गए हैं, आपके नज़दीक आ गए हैं बीजेपी में, तो इसका हरियाणा में कितना फ़ायदा होता है? उनकी पार्टी हालांकि पश्चिमी यूपी में अच्छा खासा काम करती है आरएलडी, लेकिन अब उनका बीजेपी के साथ में जो लगाव हुआ है, अटैचमेंट हुई है, इससे हरियाणा में फ़ायदा होगा बीजेपी को? हम तो पहले भी सारी की सारी सीटें जीते हुए हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में। और भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी है, एक बड़ी पार्टी है, जो बहुत सारे लोग आ सकते हैं और बहुत सारे लोग आएंगे, आ रहे हैं। तो जब आ जाएंगे तब टिप्पणी कर देंगे, कोई आएगा तो। आखिरी सवाल ये है कि वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे, इन दोनों एक ही हफ्ते में 2 बार मुलाकातें भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हुई हैं, तो इसका राजनीतिक मायना क्या समझा जाए? क्या वो खुद को कमज़ोर समझते हैं, हुड्डा से मदद मांगते हैं, या कोई नया अलायंस क्रिएट करने की कोशिश है? राजनीतिक तौर पे उसके क्या मायने हैं? आप ये क्यों मान रहे हो कि उन्होंने हुड्डा साहब से मदद मांगी होगी? हो सकता है उन्होंने तो दूसरे रिवर्स बात हो। तो ये मैं इसके राजनीतिक मायने नहीं ले रहा हूँ। मुलाकातें सामाजिक तौर पर हो सकती हैं, होती रहती हैं, तो इसीलिए मैं इन मुलाकातों को बहुत राजनीतिक दृष्टि से गंभीरता से नहीं लेता हूँ। शुक्रिया बात करने के लिए। मेरे साथ कैप्टन साहब थे और तमाम मुद्दों पे इन्होंने बेबाकी से बात की है। आप भी खुल के कमेंट करें, क्योंकि माहौल चुनावी है, समय चुनावी है, और हिसार की जो लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि कैप्टन अभिमन्यु यहाँ से बीजेपी इनको उतार सकती है। अब ये भविष्य के गर्भ में है कि क्या ये आते हैं, अगर ये आते हैं तो समीकरण क्या क्या बनेंगे, इस पर बातचीत होती रहेगी, लोगों से भी राय जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो पे खुल के कमेंट करें, शेयर भी करें, पसंद आए तो लाइक भी करें, और आप देखते रहें एक मत पोस्ट।